दोस्तों, स्वागत है आपका 6 जनवरी के दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि आप व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें चल रहे हैं ऑफर। और व्यापम के एग्जाम्स के जो ऑफर चल रहे हैं ये 5 जनवरी लास्ट डेट थी। आज दोपहर को 12 बजे तक ये ऑफर बंद कर दिए जाएंगे। इनके प्राइस में आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अभी क्या है, इस कोर्स के साथ आपको नोट्स और ये सारे लेक्चर्स आपको फ्री मिल रहे हैं। ये कंप्लीट कोर्स है, ना आपको नोट्स लेने की आवश्यकता है, ना आपको वीडियो लेक्चर्स लेने की आवश्यकता है, ना आपको इसके ई बुक के अलग से पेमेंट करने की आवश्यकता है, ना ही ऑब्जेक्टिव टाइप्स की। सारी चीजें आपको करंट अफेयर से लेकर सब कुछ इस 996 के प्राइस में उपलब्ध कराया जाएगा। आप वीडियो लेक्चर्स मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। साथ ही में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स जो कि 2022 के हैं वो उपलब्ध हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट एग्जाम गुरुजी की ऐप से परचेज कर सकते हैं। वहां पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम आज के विचारों के साथ। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए देर कभी नहीं होती, उसे करने की गुंजाइश हमेशा होती है। मतलब साफ है कि यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो जब जागो तभी सवेरा होता है। और सवेरा हो चुका है और यहाँ से हम अपने करंट अफेयर की रिवीजन करेंगे। आज की सुबह किस राज्य में निजात अभियान को अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये छत्तीसगढ़ को चुना गया है। विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है ये 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जग मिशन है जिसे अभी वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है, ये उड़ीसा का प्रोग्राम है और ये दूसरी बार जीता है। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र है और ये केरल राज्य में आता है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। यूरो मुद्रा अपनाकर और साथ ही में यूरोप की जो फ्री पासपोर्ट क्लब है उसमें शामिल हुआ है क्रोएशिया है, नया देश है। 20 हो चुके हैं टोटल मेंबर्स। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में बात करें तो प्रवासी भारतीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और ये जो इसकी कमेटी होती है उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 27 लोगों की सूची इसमें जारी करी है और अमित लाख हैं जिन्हें प्रवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। ये राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उस समय पे काफी मदद करी थी भारत सरकार की। 17वें जो प्रवासी भारतीय दिवस होंगे इसमें राष्ट्रपति हैं गुयाना की, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। और सांसद सदस्य है जेनेटा मैस्करनेहास। ये 8 जनवरी को जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस होगा, प्रवासी भारतीय दिवस के जस्ट एक दिन पहले, उसमें ये मुख्य अतिथि रहेंगी और ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरुआत करी है। 4 जनवरी 2023 से टीकमगढ़ के गांव से शुरुआत करी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में एक रेलवे स्टेशन है जिसे FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग मिली है। साथ ही में ईट राइट स्टेशन को सम्मानित किया गया है। तो ये रेलवे स्टेशन है वाराणसी कैंट। इसके पहले भोपाल रेलवे स्टेशन को ईट टू राइट के लिए मिल चुका है। तो जो भारतीय रेलवे का वाराणसी कैंट है इसको ये दिया क्यों गया है? एक तो यात्रियों के लिए उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। साथ ही इस रेलवे स्टेशन की क्या है कि जो सुविधाएं हैं वो एक 5 स्टार रेटिंग की जो भी प्रमाणन उसको पाने के लिए होती है, सारी की सारी चीजें उन्होंने पूरी करी। ये जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं? FSSAI के द्वारा दिए जाते हैं। देखा जाता है जो यात्रियों को भोजन मिल रहा है वो सुरक्षित है, यानी उसको ठीक ठाक से तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, पौष्टिक भी होना चाहिए। जो मापदंड है उनको पूरा करने वाले को 1 से लेकर के 5 तक की रेटिंग दी जाती है। 4 रेटिंग जो स्टार रेटिंग होती है वो यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने वाले स्टेशन तथा पूर्ण अनुपालन के संकेत को देती है। यह भी एक चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है केंद्र सरकार का, ईट राइट टू इंडिया, ईट राइट इंडिया, उसी के अंतर्गत ये दिया गया है। इसके अलावा अन्य रेलवे स्टेशन भी हैं। आपको आनंद विहार टर्मिनल है दिल्ली में, उसको मिल चुका है। छत्रपति CST मुंबई, इसको भी मिल चुका है। मुंबई रेलवे स्टेशन को भी मिल चुका है। वडोदरा रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ को भी मिल चुका है। मध्य प्रदेश के भी कई रेलवे स्टेशन है जिनको दिया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, ये सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। इसमें आपको ये बताना भारत को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु जो परिवर्तन का लक्ष्य रखा हुआ है उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कब तक सक्षम बनाना है। तो ये बनाना है 2070 तक, ये लंबा लक्ष्य रखा गया है। देखिए केंद्र सरकार ने क्या है कि यहाँ पे गलत आंसर लग गया है। हाँ ठीक है,
केंद्र सरकार ने क्या है कि अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, जैसे प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें कौन अध्यक्षता करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बैठक होती है इसमें स्वाभाविक है, नेता होते हैं, मुखिया होते हैं, तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। और इन्होंने जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति है, इसको क्या करी है? मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके जो डेरिवेटिव उत्पाद हैं इनको निर्यात करने के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। और इसके मुख्य लक्ष्य में यदि आप बात करो तो भारत का जो बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए जो उनका जलवायु परिवर्तन लक्ष्य है अपना, इसको हम लोगों को सक्षम बनाना है। साथ में हमको एक सेंटर के रूप में तैयार होना है जहाँ पे हमारे पास हरित हाइड्रोजन ईंधन से उससे रिलेटेड जो ईंधन है उसका उत्पादन हम कर सकें और साथ में हमें निर्यात भी करना है। कल के ही करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि गुजरात में इसी के द्वारा मिलकर के एक नई योजना चलाई गई है। वहाँ पे एक प्लांट भी स्टार्ट किया गया है जहाँ पे हाइड्रोजन से जो पाइपलाइन के माध्यम से गैसेस जो घरों में खाना बनाने वाली गैस होती है वो प्रोवाइड करी जाएगी, पीएनजी प्रोवाइड करी जाएगी। 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता हमें हासिल करनी है 2030 तक। साथ ही में 125 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा की क्षमता का वृद्धि करना है। 2030 तक 50 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में हमें कमी करनी है। अब सभी राज्यों को भी लिए इसके लक्ष्य दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी आप देख रहे होंगे नवीनीकृत ऊर्जा की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रही है। सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश ने भी कई कार्य किए, सब अलग। और तमिलनाडु तो सबसे आगे चल रहा है इन चीजों में। तो सभी राज्य कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक लक्ष्य, सभी राज्य मिलकर के इसको पूरा करेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। हाल ही में चक्रवात आया था मैंडोस, ये किस राज्य में आया था जहां पे उसने जो तंबाकू किसान है उनको बहुत सारा नुकसान किया है? तो ये आया था आंध्र प्रदेश में। और ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आया था। और एक मैंडोस जो होता है ये धीमी गति से चलने वाला एक चक्रवात होता है और इससे क्या होता है, ये नमी को बहुत ज्यादा अवशोषित करता है जिसकी वजह से क्या होता है, वर्षा काफी तेजी से होती है और हवा की गति भी जो होती है काफी तेज होती है। जिस प्रकार से अभी वहां पे आया था, आपके अमेरिका में आया था। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा तूफान नहीं आते हैं, लेकिन हवा की गति तेज होती है और वर्षा ज्यादा होती है। और ये क्या है, इसका जो नाम रखा गया था वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा सुझाया गया था। अभी ये आंध्र प्रदेश में आया था जहां पर क्या हुआ है कि वहां पे तंबाकू की जो एक कुछ जिले हैं वहां पर तंबाकू की खेती होती है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो उनको राहत प्रदान करने के लिए क्या हुआ है कि जो केंद्र सरकार है इन्होंने कुछ अभी पैसे जारी करे हैं। अब इससे उन्हें पूरी तो उनकी भरपाई नहीं हो सकती लेकिन उन्हें एक सहूलियत मिलेगी। तो लगभग 28,000 से अधिक लोग हैं, किसान हैं, एक तरह से कह सकते हैं, जो इससे डायरेक्ट प्रभावित हुए हैं। अब इसके लिए सरकार ने कोई रुपयों की मंजूरी करी है। अब बात करी जाए यदि एफसीबी तंबाकू की, तो फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में उगाई जाने वाली एक व्यावसायिक फसल है। तो इसे हम याद रखेंगे, एक तो ये व्यावसायिक फसल है। कहाँ पे उगाई जाती है जो एफसीबी तंबाकू है, ये आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में, 10 जिलों में उगाई जाती है। साथ ही भारत के जो कुल अनिर्मित तंबाकू निर्यात होता है इसमें से ये एक प्रमुख किस्म है, क्योंकि ये खबरों में आ गई है। तो मैंडोस चक्रवात और ये जो तंबाकू है, ये दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आंध्र प्रदेश में ये आया था चक्रवात। साथ ही में जो तंबाकू उगाई जाती है वो कहाँ उगाई जाती है? आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है, एफसीबी तंबाकू। ठीक है, इसका हमें नाम याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है फेम इंडिया योजना। इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से है। आपको यदि थोड़ा सा ध्यान हो तो जो इलेक्ट्रॉनिक एक बस चलाई गई थी संसद में, पहली बस चलाई गई थी, सभी जो सांसद थे, मंत्री थे, कैबिनेट थी, वो पूरी पूरी इलेक्ट्रॉनिक बस के माध्यम से गई थी। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 2019 की है। ठीक है। तो अब इसी से जुड़ी हुई ये योजना, अभी केंद्र सरकार ने क्या है, इसके चरण 2 में 50 इलेक्ट्रिक जो बसें हैं उनकी लॉन्चिंग करी है। ठीक है। 2019 से ये चली थी सरकार, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था जिसकी वजह से पूरी नहीं हो पाई, तो लक्ष्य को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो। उसके लिए सरकार क्या है, कई योजनाएं भी चला रही है और सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। इसके तहत 2022 तक देश भर में 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क में उतारने का लक्ष्य था। क्योंकि कोरोना के कारण 2 वर्ष इसमें देरी रही है तो सरकार ने इसको 2 वर्ष आगे बढ़ा दिया है। इसका फायदा ये होगा, सबसे पहला फायदा, हमारे यहाँ का, हमारे देश का जो सबसे ज्यादा पैसा जाता है वो हमारे यहाँ पेट्रोलियम पे खर्च होता है।
नो डाउट हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट जो ज्यादा करते हैं वो पेट्रोलियम कच्चा क्रूड ऑयल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा एक अब वो कहाँ जाता है, वो धुएं में चला जाता है। उसका जो एक हमें लाभ होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि 950 करोड़ लीटर, इसका फायदा में ये होगा कि 950 करोड़ लीटर पेट्रोल जो है उसकी डीजल की खपत में कमी आएगी, और सरकार इस पे लगभग 62,000 करोड़ रुपए की अपनी बचत करेगी, जिसको वो कहाँ लगाएगी, अन्य जगहों पे लगाएगी। साथ में प्रदूषण में भी कमी होगी, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा। और इसका जो शुरुआत की गई थी वो 1 अप्रैल 2019 से की गई थी, 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण ये पूरा नहीं हो पाया, तो इसे आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 में, मुख्य सचिवों का जो दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी जो अध्यक्षता की जाएगी वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। इसमें हमारे देश के जितने भी राज्य होते हैं सभी के जो प्रमुख सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, वो इस सम्मेलन में जाते हैं। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वो जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था। ये दूसरा सम्मेलन है, नई दिल्ली में होगा। क्योंकि जो मुख्य सचिव होते हैं इनके अंडर पे सारे के सारे जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं, पूरा एक सचिवालय होता है। तो किसी भी राज्य को आगे बढ़ने में ये बहुत बड़ी मदद करते हैं। एक टारगेट्स होता है इनके पास, पूरा का पूरा यही ऑपरेट करते हैं, और राज्यों से मिलकर ये देश बना हुआ है। तो सरकार ये कार्यक्रम शुरुआत करी है। इसमें सभी को अपने अपने लक्ष्य दिए जाएंगे। पहली बात तो एक एमएसएमई को गति देना है, यानी जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना, क्योंकि वो बहुत बड़ा माध्यम है रोजगार जनरेट करने में, और बहुत जल्दी एक तो इंस्टॉल हो जाते हैं। जो लघु उद्योग होते हैं, सूक्ष्म उद्योग होते हैं, ये बहुत तेजी से और बहुत जल्दी इनकी शुरुआत हो जाती है। जो बड़े उद्योग होते हैं उनको क्या होता है कि उनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ही काफी समय लग जाता है, तो बेरोजगारी की दर भी बढ़ जाती है। दूसरा, अवसंरचना निवेश अनुपालन को न्यूनतम करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वस्थ पोषण को बढ़ावा देना, कौशल विकास, ये प्रमुख इसके केंद्र में रहेंगे। इस पर चर्चा होगी। करंट अफेयर में आगे बढ़ने से पहले जब मध्य प्रदेश सेक्शन में जाएंगे तो आपको जानकारी दे दें, एमपीपीएससी प्री 2022 की टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है। इसमें चल रहा ऑफर जो कि केवल 5 तारीख तक के लिए था, 299 की टेस्ट सीरीज है। फिर इसके बाद ये रेगुलर प्राइस 499 में आ जाएगी। और यदि आपको व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और इनके नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप एग्जाम गुरु जी के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। 800 रुपए के हैं, और 996 रुपए में वैसे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोर्स प्लस नोट्स ये वाले सारे के सारे मिल जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि होंगे एक श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जो राष्ट्रपति हैं सूरीनाम के हैं। ये अब खबरों में तब आए थे, इनको 2 बार। पहला तो इन्होंने जो शपथ ली थी वो संस्कृत में ली थी, ठीक है, सूरीनाम में। और इसके अलावा भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो अपना इनका मन की बात एक कार्यक्रम चलता है उस पे इन्होंने इसका जिक्र किया था कि हमारे यहाँ के जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, इनका कितना महत्व है। तो जो अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाला है, उसमें 2 प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है जो अतिथि होंगे। एक तो प्रमुख होंगे वो गुयाना के, जिसको हमने पिछले करंट अफेयर्स में लगातार पढ़ा है, ये राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, मुख्य अतिथि होंगे। वहीं पे सूरीनाम जो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये विशिष्ट अतिथि होंगे। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना, एक गुयाना के राष्ट्रपति रहेंगे, दूसरे आपके सूरीनाम के राष्ट्रपति रहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की सांसद जो युवा सम्मेलन में आने वाली है सुसी जनेटा, मैं कहना ये यूथ प्रवासी सम्मेलन की मुख्य सम्मानित अतिथि होंगी। विषय क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। इसमें 25 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत किस प्रकार से बनाया जाता है, इन सब चीजों पर बात होगी, प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। पढ़ते हैं आगे की तरफ। 9 जनवरी को जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, ये बार बार आपको करंट अफेयर में आ रहा है। कोई क्योंकि 16वां पूछ लिया, 18वां पूछ लिया, तो कंफ्यूजन नहीं रखना। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, सामान्य बात थी, लेकिन इसमें जानने लायक बात यह है कि प्रधानमंत्री जो है आजादी का अमृत महोत्सव में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डायस्पोरा का योगदान, इस विषय पर बातचीत तो करेंगे, साथ में एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। लेकिन एक डाक टिकट जारी करी जाएगी जिसका इसमें जो कोटेशन रहेगा, सुरक्षित जाए और प्रशिक्षित जाए, ये इसका प्रमुख एक स्मारक डाक टिकट जारी की जाएगी इस कोटेशन के साथ। ये हमें याद रखना है। फिर इसके बाद 10 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस में पुरस्कार दिए जाएंगे, लगभग 27 लोगों को दिए जाएंगे, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाएंगे। तो उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, समापन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। एक पुस्तक है जिसका भी इनॉग्रेशन हुआ है, सूर्यांश का प्रयाण, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है, जाना पहचाना नाम है, श्री महेश श्रीवास्तव, जिन्होंने मध्य प्रदेश का गान भी लिखा, गीत भी लिखा है, इनके द्वारा लिखी गई है और मुख्यमंत्री ने इसको इनोग्रेट किया है। ये जो पुस्तक लिखी गई है ये कर्ण पर आधारित है। कर्ण पर आधारित एक पुस्तक और है, मृत्युंजय, जो कि शिवाजी सावंत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कभी समय लगे थोड़ा सा तो आप लोग इस पुस्तक को पढ़िएगा, बहुत अच्छी पुस्तक है, किताब बहुत अच्छी है। और ये पूरे कर्ण पे आधारित है, क्योंकि कर्ण अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर रहे हैं और बहुत प्रेरित करने वाले कैरेक्टर रहे हैं, इनके अंदर बहुत प्रतिभा रही है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। जल पर पहला अखिल भारतीय जो वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भोपाल में। प्रधानमंत्री ने इसका इनोग्रेशन किया है, शुरुआत प्रधानमंत्री ने करी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज इसका आखिरी दिन है और इस पे जो विषय रखा गया है, विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया 2047, इस पर विचार चल रहा है। सभी राज्यों के जो जल मंत्रालय के मंत्री हैं, पीएचकी विभाग के मंत्री हैं, वो इस पे सम्मिलित हो रहे हैं। ये अपने आप में पहला ऐसा सम्मेलन है जिसमें राज्यों के मंत्रियों को एक दूसरे राज्य पे सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तो वहां पे वो आए हुए हैं। बात चलेगी जल सुरक्षा की, क्योंकि जल से जुड़ा हुआ सम्मेलन है, जल उपयोग दक्षता की, जल शासन की, जल अवसंरचना की, जल गुणवत्ता की, इन सब चीजों पे अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे, डिस्कशन होंगे। उसके बाद सभी राज्य के जो मुख्य ये मंत्री हैं अपना अपना लक्ष्य लेकर के आ जाएंगे, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि हमें किस प्रकार से काम करना है, जल को किस प्रकार से बचाना है, जल संचय किस प्रकार से करना है। अपने अपने एक्सपीरियंस सभी लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। केंद्रीय जल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री है वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, ग्राम पंचायतों के सरपंचों के मानदेय में वृद्धि कर दी गई है, तो ये कितनी कर दी गई है? पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन खुदा न खास्ता यदि पटवारी के एग्जाम क्योंकि सरपंचों से जुड़ा हुआ है तो पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर व्यापक इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने में कोई कमी नहीं रखता है, पूछ लेता है। तो याद रखना, 4,250 रुपए कर दी गई है, पहले 1,750 रुपए थी। अभी इसका 7 दिसंबर को सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे जो भी नए सरपंच पंच निर्वाचित हुए हैं उनको बुलाया गया था, सम्मानित भी किया गया था कई पंचायतों को। तो उसी पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी और कैबिनेट ने इसको क्या किया है, अनुमोदित कर दिया है। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था कि गोविंदगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश के किस जिले में है? शमशेर आपका भी आंसर आया था, रिमी का भी आया था, नजीम खान का भी आया था और ये कैरियर पॉइंट है इनका भी आया था। आप सभी के आंसर राइट थे। ये जो है गोविंदगढ़ पैलेस, ये रीवा जिले के अंतर्गत आता है और ये जो निर्माण किया गया था इसका रघुराज सिंह के द्वारा किया गया था, 1853 के आसपास में इसका हुआ था। और गोविंदगढ़ हम लोग जो ज्यादातर जानते हैं, वहां पे एक आम अनुसंधान केंद्र है, गोविंदगढ़ का तालाब है, ठीक है, और यहीं से लगा हुआ है जहाँ पे सफेद बाघ पाए गए थे। बाकी की जानकारी आप सभी ने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। तो आप सभी लोग एक बार यहाँ पे पढ़ लेंगे और इससे ज्यादा जानकारी वहां से जुड़ी हुई नहीं है। करंट अफेयर्स की आपकी एक क्लास आज हो चुकी है, जो कि आपके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित थी। लगभग 100 के आसपास प्रश्न इस पे कराए गए हैं। पीडीएफ एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है, आप सभी वहां से डाउनलोड कर लेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। उतना ही कंटेंट इस पे कराया गया है, क्वेश्चंस कराए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अनावश्यक चीजों की तरफ हम नहीं गए हैं और इससे ज्यादा करंट अफेयर और भी मिल सकता था, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं मिल सकता था। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपका पूरा कवर हो जाए। क्लास कैसी लगी ये वाली करंट अफेयर्स की, आप मेरे को एक बार फीडबैक दे देंगे। यदि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो इसको हम अगली क्लास में ध्यान रखेंगे, जो कि हमारी रक्षा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी से होने वाली है। इसमें भी इससे जुड़े हुए हम उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, क्योंकि इनोवेशन बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे एग्जाम्स के लिए कौन से जरूरी हैं उनको हम लोग सम्मिलित करेंगे। अनावश्यक रूप से आपका समय नहीं लेंगे। तो यदि कोई आपके सुझाव है, कोई कमी रह गई है या कुछ आप लोगों की डिमांड है, तो आप इस क्लास के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है, यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, आप वहां पर देख लेंगे। फिर हमारी तीसरी क्लास जो होगी वो मध्य प्रदेश की होगी, ठीक है। हो सकता है ये 1-2 दिन आगे बढ़ जाए, क्योंकि इसका कंटेंट बनाने में बहुत समय लगता है। आप पीडीएफ देखेंगे जो हमने टेलीग्राम पे डाली है, आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट सर्च करना, क्वेश्चन सर्च करना साल भर के, फिर उनको मेंटेन करना थोड़ा सा लंबा हेक्टिक हो जाता है। बाकी चीजें भी साथ साथ चलती हैं, टीम छोटी सी है तो हम लोगों को मेहनत थोड़ा ज्यादा पड़ जाती है। फिर इसके बाद ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम वाले जो होंगे, जो बचा हुआ पूरा का पूरा होगा वो सब इसमें हम कंप्लीट करा देंगे। इसमें सूचकांक, नियुक्तियां, अर्थव्यवस्था से जुड़ी सारी चीजें आपकी इसमें रहेंगी। तो ओवरऑल आपका पूरा करंट अफेयर करा दिया जाएगा, आप लोग घबराइए मत।
अभी तो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं, धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। और करंट अफेयर के आखिरी का स्टेज आपका आज का होमवर्क ये रहा, जल जीवन मिशन, ठीक है, इसका लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 2019 से 2024 तक, 2014 से 19 तक, 17 से 22 तक, 18 से 23 तक। इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके देना है और इसके मिशन के बारे में आपको बताना है। बाकी की डिटेल्स में नहीं जाना, सिर्फ जल जीवन मिशन के बारे में बताता है, सरकार का लक्ष्य क्या है, क्या क्या इस पे होता है, ठीक है। और आखिरी में यदि आप एग्जाम गुरुजी के कोई भी वीडियो कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो इनके साथ आपको नोट्स मिल रहे हैं, प्री के कोर्स के साथ प्री के नोट्स, मेंस के कोर्स के साथ प्री प्लस मेंस के प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं, जिनकी कॉस्ट 5,000 के लगभग हो जाती है। 15,000 का कोर्स है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए आप अपना सभी ध्यान रखिए, पढ़ाई अपनी चालू करके रखिए, ठंड कितनी भी बढ़ जाए डरना नहीं है, जो डरता है उसी को ठंड लगती है, ध्यान रखना है। फिर मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।